हाय गाइस, व्हाट्स अप, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वेलकम बैक टू आरंभ बैच। और स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। एंड स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में, जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ ली थी। और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर मुझे 2 पॉइंट में मजा नहीं आया। सर कौन से 2 पॉइंट में आपको मजा नहीं आया यार? पहला कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इज सो स्मॉल दैट इट मे बी नेग्लेक्टेड। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, कि इस रूम में अगर एक मॉलिक्यूल है इतना छोटा सा, तो मैं इसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दूंगा। और अगर कोई मुझसे बोलेगा कि भैया इस रूम में गैस का कितना वॉल्यूम होगा, तो मैं बस ये बोल दूंगा कि जो इस रूम का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम मेरी गैस का भी होगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के फर्स्ट पॉइंट को ये मान के चलता हूं दैट दे आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स मतलब दे आर बेसिकली पॉइंट मासेस। मतलब मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये पॉइंट मासेस हैं, इनका अपना खुद का कोई वॉल्यूम है ही नहीं, और अगर होगा भी तो आप उसे नेग्लेक्ट कर दोगे। दूसरा पॉइंट जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया इस थ्योरी का, वो ये था कि लास्ट पॉइंट नंबर 8, मेरे को यह पॉइंट भी अच्छा नहीं लगा। सर क्यों नहीं लगा? ये बोल रहा है द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंस एंड देयर इज ऑलमोस्ट नो इंटरेक्शन, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। मतलब गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्शन है ही नहीं। ठीक है, तो सर आपने भी पढ़ाया था, अब आप आज इसमें चेंज कर रहे हो, तो वो चेंज हमें सच में देखने को मिला जब हम लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस बनाई। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस आपकी आइडियल गैस को बहुत कुछ फॉलो करती थी। आइडियल गैस को फॉलो करते हुए हमने इसको बनाया, क्योंकि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसेक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, इनको कंबाइन करके हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस बना ली। लेकिन जब हमारे सामने रियल गैसेस आई, तब हमने देखा कि यार जो रियल गैस है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नोबल गैसेस हैं, इनका बिहेवियर आइडियल गैस के बिहेवियर से तो डिविएट कर रहा है। मतलब आइडियल गैस सिर्फ किताबों में है। हमने बॉयल्स लॉ चेक किया, गुड, अलग करा। हमने एवोगैड्रो लॉ चेक किया, अलग करा। हमने चार्ल्स लॉ चेक किया, अलग करा। सब एक्सपेरिमेंटली हो रहे हैं, लेकिन हमने एक कमरे में बैठकर पेन पेपर लेकर एवोगैड्रो, बॉयल्स और चार्ल्स को कंबाइन कर दिया, आइडियल गैस इक्वेशन बना दी। वो एक्सपेरिमेंटली चेक की थी क्या? नहीं। क्या ऐसा हो रहा था? शायद नहीं। क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस आइडियल गैस पर डिपेंडेंट है? तो क्या रियल में आपने चेक किया था? नहीं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे। सो बेसिकली जब हम लोगों ने आइडियल गैस की इक्वेशन वगैरह बनाकर, यानी आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी सिंधु, पीवी सिंधु, अबे क्या बोल रहा हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये तुम्हारी आइडियल गैस थी। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन को जब हम लोगों ने रियल गैस पर अप्लाई करने की कोशिश करी तो गड़बड़ी हुई। कैसे? आओ पढ़ना शुरू करते हैं। नाउ आइडियल गैस क्या है भाई? आइडियल गैस एक वो गैस है जो आपकी गैस इक्वेशन, कौन सी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को, और आपके जो गैस लॉ हैं, जैसे गे-लुसेक लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को, इनको अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर फॉलो करें। मतलब मैं कोई भी टेम्परेचर ले लूं, मैं कोई भी प्रेशर ले लूं, मैं 10 डिग्री टेम्परेचर ले लूं, मैं 1000 डिग्री टेम्परेचर ले लूं, मैं 0 एटीएम 0.01 एटीएम प्रेशर ले लूं, मैं 1000 एटीएम प्रेशर ले लूं, किसी भी गिवन सेट ऑफ कंडीशन पे एक गैस अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो करे
और आपके अदर चार्ल्स बॉयल्स गेलुसेग लॉ फॉलो करे तो वो गैस आइडियल गैस कहलाएगी, या मैं कहूं एक परफेक्ट गैस कहलाएगी। ना एक गैस जो अंडर ऑल सेट ऑफ गिवन कंडीशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यानी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी, वो कब कर सकती है? जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के इस पॉइंट को 100% सच माने। क्या मतलब सर? मतलब कि हम इसे माने कि आपकी गैस सच में नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। मतलब अगर आपके पास में इस रूम में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो हम बोलेंगे ये गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इंडिविजुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। मतलब ये अगर इस गैस के मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं, इस गैस के मॉलिक्यूल को मैं देखूं तो मैं बोलूंगा इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है। सो आपकी आइडियल गैस अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगी। कब? जब सच में आपकी गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। दूसरा पॉइंट, जब आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन ना हो। मतलब ये गैस का मॉलिक्यूल, ये गैस का मॉलिक्यूल, ये गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करे ना तो एक दूसरे को रिपेल करे। इनके बीच में आपको ना तो अट्रैक्शन होता हुआ दिखाई देगा ना तो रिपल्शन होता हुआ दिखाई देगा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो होती है, फिर आपकी अगर गैस अगर ये दो कंडीशंस में सेटल हो रही है, मतलब वो आइडियल गैस है। तो अब हमें यहीं पर चेक करना है कि अभी अभी सर आप बोल रहे हो कि आइडियल गैस और रियल गैस में फर्क है। इसका मतलब कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं शायद उनमें ये दो पॉइंट अप्लाई नहीं हो रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल गैसेस शो सिग्निफिकेंट डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। सो आइडियल गैस कंसेप्ट इज ओनली थियोरेटिकल और हाइपोथेटिकल। दैट मीन्स कि ना तो रियल गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता होगा और ना तो रियल गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निल होता होगा। तो अब हमें यह देखना है कि अगर आपकी रियल गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है तो कैसे नहीं है, और अगर वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में आपने जो वॉल्यूम यूज कर रहे हो हमें इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो आपने ये जो वॉल्यूम माना है, ये किसका वॉल्यूम माना है? उस कंटेनर का जिसमें तुम्हारी गैस पड़ी हुई है। मैंने बोला इस कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही मेरी गैस का वॉल्यूम होगा, तो मैं तो वो वॉल्यूम लेकर चल रहा हूं। लेकिन अगर गैसेस का खुद का वॉल्यूम भी है, मतलब कि इस कंटेनर के अंदर गैसेस के खुद के भी अगर वॉल्यूम होंगे तो हमें उसको काउंट करना पड़ेगा कि यार ये तो टोटल रूम का वॉल्यूम है और इसमें ये एक मॉलिक्यूल है जिसका वॉल्यूम कुछ चीज दे रखी है, तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा और दूसरा प्रेशर को करेक्ट करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग हमारे वेंडर वॉल चाचा की मदद लेते हुए इस चीज को रेक्टिफाई करेंगे। क्या आप लोगों ने इतना नोट कर लिया? ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी से आ गया है एक और शानदार अपडेट, अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि इस बार एनटीएससी स्पेशल होने वाला है। दैट मींस बेस्ड ऑन द एनटीएससी सिलेबस जनवरी 9 1 बजे 60 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होगा। 40 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फॉर आईआईटी जेईई, नीट फाउंडेशन एंड नीट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। टॉप 3 स्टूडेंट्स को यहाँ पर मेडल भी मिलने वाला है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल। गाइज अगर आप इस कॉम्बैट के अंदर अगर आप रैंक्स लेकर आते हो तो रैंक वाइज भी आपको इसके अंदर बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। सिलेबस गाइज आप लोग यहाँ से फॉलो कर सकते हो। सिलेबस मेंटल एबिलिटी पर होने वाला है एंड स्कॉलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जो टिपिकल आपका एनटीएससी का सिलेबस होता है वही होता है। सो गाइज देर किस बात की, एनरोल इन अनअकैडमी कॉम्बैट नाउ। और रियल गैसेस की मेरे प्यारे बच्चों के साथ में बात करना चालू करता हूं। नाउ व्हाट बेसिकली रियल गैसेस का कॉन्सेप्ट इज। तो प्यारे बच्चों, रियल गैस जनरली डू नॉट ओबे एनी गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। यानी एक गिवन टेम्परेचर और एक गिवन प्रेशर पर तो फिर भी मान सकता हूं, लेकिन अंडर ऑल गिवन, अंडर सेट ऑफ ऑल कंडीशंस, यानी ऑल टेम्परेचर्स, ऑल प्रेशर, जो पॉसिबल टेम्परेचर हो, जो पॉसिबल प्रेशर हो, उन सभी कंडीशंस में अगर आपकी एक गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो ना करती हो तो वो रियल गैस कहलाती है।
यानी वो गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे ना करे उन्हें आप रियल गैस बोलते हैं। रियल गैस को आप सीधी भाषा में से बोल सकते हो दैट डू नॉट ओबेस आइडियल गैस इक्वेशन, that do not obeys PV is equal to nRT under all set of condition। बस तो ये तुम्हारी रियल गैस हो जाएगी। नाउ रियल गैस आइडियल गैस से दो अजम्पशंस में डिविएट करती है। जो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ी उसमें दो ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आइडियल गैस और रियल गैस को अलग कर देते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखा ही दिया, आपको आ ही गया है वो, that there is no force of attraction between the gas molecules। Really? अगर गैसेस के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होता तो गाइस इस दुनिया में गैस कभी लिक्विफाई नहीं होती। समझना मेरी बात को। अगर एक लड़के को लड़की पसंद है और लड़की को लड़के पसंद है, ये आपके इंडिया का वर्ल्ड का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। अब मैंने माना कि ये लड़का और ये लड़की राइट नाउ एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, राइट नाउ एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैमिली के दबाव में इनकी शादी करवा दी, लड़का और लड़की की शादी करा ली। मतलब तुमने वो मूवी देखी है धड़कन, अंजल मैं तुम्हें भूल जाऊं या हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ या मैं होना नहीं दूंगा, सोनल शेट्टी धड़कन। उसमें ये होता है भाई लड़की सुनील शेट्टी को प्यार करती है लेकिन लड़की की शादी अक्षय कुमार से हो जाती है अंडर फैमिली प्रेशर। चलो शादी हो गई। अब अगर यह फैक्ट होता कि लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लड़का लड़के को पसंद करता है, लड़की लड़की को पसंद करती है, तब शायद इनकी बात जीवन में कभी नहीं बन पाती। ये पास में आते फिर दूर भागते, पास में आते फिर दूर भागते, पास में आते फिर दूर भागते, भले इनका फैमिली इनको कितना प्रेशराइज कर ले, लेकिन भाई यूनिवर्सल फैक्ट है, लड़के को लड़की पसंद होती है, लड़की को लड़का पसंद होता है। तो प्रेशर में, फैमिली के दबाव में ये नजदीक आए, इनकी शादी हुई, कुछ टाइम स्पेंड करा एंड कपल बन गए, सेटल हो गए लाइफ में। समझ में आ रही बात तुमको? गया सुनील शेट्टी, अंजलि तो मुझे भूल गई, गई भूल गई, खत्म, गया खत्म, टाटा बाय बाय। समझ रहे हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मतलब कि एक है अट्रैक्शन, इस वजह से तो इनकी शादी हो पाई और शादी बाद में इनकी कपल, शादी के बाद ये कपल बने, शादी के पहले नहीं बने पर बाद में तो बन गए। लेकिन अगर इमेजिन करो ये लड़के के घर वाले इस लड़की की शादी लड़की से कर देते, यानी अंजलि की शादी महिमा चौधरी से हो जाती, तो क्या इनका कभी कपल बन पाता? नहीं, क्योंकि सेम रिपेल करता, सेम चार्ज रिपेल करता नहीं दूसरे को। अब तुम बोलोगे नहीं सर आजकल तो सब एप्लीकेबल हो गया है, एक्सेप्शंस होते हैं। भाई एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री में हर जगह होते, तो दुनिया में क्यों नहीं होंगे? लेकिन फिर भी जनरल केस समझो कि अगर लड़की और लड़की की फैमिली प्रेशर में शादी हो जाती तो इनका कपल कभी नहीं बन पाता, क्योंकि लड़की एक दूसरे को क्या मतलब, समझ रहे हो? तो वो वाला सिस्टम, ये लड़के के साथ क्या, तो इनका कोई कपल बनने का कोई सीन नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर तुम्हारी दो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, इनके बीच में अगर कोई अट्रैक्शन नहीं होता, तो आप इन्हें कितना भी प्रेशराइज कर लो, आप इन मॉलिक्यूल को कितना ही प्रेशराइज करके एकदम पास में ले आओ, जब तक आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा के रखोगे तब तक ये पास रहेंगे। जैसे एक्सटर्नल प्रेशर हटाओगे डुपुक उड़ जाएंगे दूर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गैसेस को आप चाहो तो लिक्विफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते तो रियल गैसेस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकती थी। लेकिन आप लोग जानते हो रियल गैस तो लिक्विफाई तो क्या सॉलिडिफाई भी की जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस, CO2 को कंप्रेस करके प्रेशराइज करके सॉलिड कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। और अगर गैसेस लिक्विफाइड हो रही है मतलब कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन हम लोग गैसेस को अगर कंप्रेस करें, मतलब अगर हम गैसेस पर प्रेशर इंक्रीज कर दें और हम लोग अगर कूल कर दें, यानी हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, तो गैसेस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। मतलब आइडियल गैस वालों ने हमको बेवकूफ बनाया
कि गैसेस में तो अट्रैक्शन नहीं होता, हमने मान लिया ये, लेकिन बाद में तो हमारी अंजल है वाली बात हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम ये बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब अगर आपने एक रूम के अंदर गैस भरी हुई है तो अभी इस रूम का वॉल्यूम ही गैस का टोटल वॉल्यूम है। इस रूम का जो भी वॉल्यूम होगा वही आपकी गैस का भी टोटल वॉल्यूम होगा। और ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल, जैसे मान लो गैस का ये एक पार्टिकल, तो हम बोलेंगे इस एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो इस टोटल वॉल्यूम के मुकाबले नेग्लिजिबल है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एट हाई प्रेशर molecules of the gases are relatively close to each other and the total volume is significantly less। मतलब कि यहां पर इस रूम में अभी ये पार्टिकल्स गैस के दूर दूर हैं, लेकिन अगर मैं इस पे प्रेशर इंक्रीज कर दूं, अगर मैं इस गैस के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दूं, इस रूम के अंदर अगर मैं नीचे से और ऊपर से एक पिस्टन लगाकर प्रेशर बढ़ा दूं, तो अब ये सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। अब ये सारे गैस के पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे और अब क्या होगा, अब हमारा जो नया वॉल्यूम है वो ये हो गया। अब हमारी गैस का जो टोटल वॉल्यूम है वो चेंज हो गया। पहले तो पूरा कमरा था इसका वॉल्यूम, लेकिन अब हमने इसको प्रेशर इंक्रीज करके वो पुली लगा के हमने इसको पास कर दिया। अब ये वाला पिस्टन जो कि ऊपर है और ये वाला पिस्टन जो कि नीचे है, अब इन्हीं के बीच में आपकी सारी गैसेस हैं। तो अब ये पिस्टन के बीच में जितनी जगह होगी, ये आपके पिस्टन के बीच में जितनी जगह होगी, ये यहां पर इस पूरे पिस्टन में यहां से यहां जितनी जगह होगी, अब वो टोटल वॉल्यूम हो गया। तो पहले के टोटल वॉल्यूम के मुकाबले अब का टोटल वॉल्यूम का डिक्रीज हो गया। भाई पहले टोटल वॉल्यूम में पूरा चेंबर था, अब चेंबर को मैंने दबा दिया, मैंने पिस्टन से चेंबर में दबाव क्रिएट कर दिया, तो अब नया वॉल्यूम इतना सा रह गया, तो नया टोटल वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम ही कोई फिक्स नहीं है। सो एज अ गैस मॉलिक्यूल आर इनकंप्रेसिबल, द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल रिमेन्स सेम। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन अगर आप एक बात बताओ कि जब आप इन गैस के पार्टिकल्स पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर क्रिएट करने लग जाते हो, तो एक टाइम पीरियड के बाद ये पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करने लग जाएंगे। भाई आप याद करो, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में एक बात पढ़ते हैं हम लोग हमेशा, केमिकल बॉन्डिंग नाम के चैप्टर में हम लोग हमेशा एक बात पढ़ते हैं कि ये आपके एक एटम का न्यूक्लियस है, ये आपके दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के इतने नजदीक तो आ गए, लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा प्रेशराइज करोगे तो अब क्या होगा, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने लगेगा। तो यू विल ऑब्जर्व द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। उसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी इसको रिपेल करेगा। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलने लग जाएगा आप लोगों को, और एक आपको न्यूक्लियर रिपल्शन देखने को मिल जाएगा। तो न्यूक्लियर रिपल्शन भी है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी है। इसका मतलब है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद में आप इन मॉलिक्यूल्स को और ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, और ज्यादा नहीं दबा सकते। मतलब कि आपके मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो कभी चेंज नहीं होगा। हां, आप उसको रूम में से उठाकर कंप्रेस करके उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपके पास में यहां पर दो मॉलिक्यूल्स है गैस के, तो गैस के दो मॉलिक्यूल का अपना खुद का कुछ वॉल्यूम होगा जो कभी चेंज नहीं होगा। वो पास आ जाए या वो दूर चले जाए, दैट मीन्स कि हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, जिसको कुछ देर पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आप ये मानकर चल रहे थे कि एक पॉइंट मास है और इसका खुद का इंडिविजुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, वो यहां पर आकर हमें समझ में आया कि अगर मैं इन गैसेस को एक्सट्रीम तरीके से कंप्रेस कर दूं तो ये मॉलिक्यूल्स नजदीक जरूर आ जाएंगे, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद इनमें इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियर रिपल्शन होने की वजह से ये एक दूसरे से फिर दूर जाने लग जाएंगे। मतलब गैस के एक एक मॉलिक्यूल का, एक एक एटम का अपना खुद का कुछ वॉल्यूम होता है और जिसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। देयरफॉर द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम constituent a significant fraction of total volume and cannot be
नेग्लेक्टेड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके रूम में ये एक गैस का मॉलिक्यूल घूम रहा है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल घूम रहा है, तो इसका खुद का अपना एक वॉल्यूम होगा जिसे आप कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि इस रूम का जो टोटल वॉल्यूम है वही वॉल्यूम मेरी गैस का भी होगा, तो होगा, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इस रूम में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अपना कितना वॉल्यूम है, हमें वो सब भी इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये दो लोचे हम लोगों को यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो स्टेटमेंट्स का। वैसे तो एमसीक्यूज आ रहे हैं आजकल, तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वरना पिछले सेशन तक तो मुझे थ्योरी देनी पड़ती थी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बोलते सर बोर्ड के सामने अड़ जाते और दिखता नहीं है, लिखेंगे कैसे? तो अब आप पहले लिख लो भैया, मैं बोर्ड के सामने आता ही नहीं हूँ आजकल, मैक्सिमम टाइम मेरी शक्ल नहीं दिखाता हूँ तुम लोगों को। वैसे भी तुम लोग प्यार कम ही करते हो, शेयर नहीं करते हो यार। कमान यार, क्या करते हो यार? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को दो चीजों को करेक्ट करना है। मतलब वेंडर वॉल चाचा ने हमें फॉर द फर्स्ट टाइम बताया कि आइडियल गैस इक्वेशन को अभी भी सुधारा जा सकता है। ये पीवी एनआरटी सिंधु को हम लोग अभी भी ठीक कर सकते हैं। पीवी सिंधु को हम ठीक कर सकते हैं कैसे? हम सबसे पहले प्रेशर करेक्ट कर ले। सर प्रेशर करेक्ट कर ले मतलब समझा नहीं मैं। देखो प्रेशर कैसे करेक्ट करेंगे, समझो। आइडियल गैस वाले क्या बोलते हैं पता है? कि ये आइडियल गैस का एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इस आइडियल गैस के मॉलिक्यूल को ये बाकी के मॉलिक्यूल्स ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना तो रिपेल करते हैं। तो ये बावरा मैन आकर पूरी ताकत से धड़ाम से वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा जाएगा। ये हमारी क्या है? दिस इज वॉल ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर की वॉल से आकर धड़ाम से टकरा जाएगा और एक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो हम बोलेंगे दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज आइडियल प्रेशर। ये ऐसा होता है, लेकिन हमने ये पता लगाया, वेंडर वॉल ने हमें ये बताया कि नहीं, ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को गैस के दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को मिलता है। मतलब कि ये अगर खुला सांड है, मतलब कि हम बोलते हैं ना हमारे घर में कोई लड़का है जो, या कोई बच्चा है या कोई पर्सन है जो खाना वाना खा के घर से निकला या 6 बजे घर से निकला, कोई घर वालों को नहीं फोन कर रहा है कि मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ, खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा, घर कितनी बजे आऊंगा, कभी 12 बजे आ रहा है, कभी 10 बजे आ जाएगा, कभी 2 बजे आ रहा है। अपन क्या बोलते हैं? छुट्टा सांड हो गया ये, इसका एकदम आवारा हो गया है। तो ये मॉलिक्यूल आइडियल गैस के हिसाब से हर मॉलिक्यूल आवारा है, उसको बाकी किसी मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये एक हाई स्पीड मॉलिक्यूल है, ये इतनी ताकत से दौड़ के आएगा और दीवार से ढप से टकरा जाएगा, तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल छुट्टा सांड नहीं है। मतलब जो रियल गैस तुम्हारे आसपास अभी घूम रही है, इसमें हर मॉलिक्यूल पूरी स्पीड से आकर इस वॉल ऑफ कंटेनर से टकराना चाहता है, लेकिन जब वो आता है तो उसे ये अपनी ओर खींच लेता है, ये अपनी ओर खींचता है, ये अपनी ओर खींचता है, ये अपनी ओर खींचता है। उसकी वजह से क्या होता है? जितनी स्पीड से हम सोच रहे थे कि आइडियल गैस का पार्टिकल, जब हम सोच रहे थे कि ये पार्टिकल आइडियल कंडीशन में जितनी स्पीड से जाकर टकराएगा और जितना ज्यादा भड़ाम से प्रेशर क्रिएट करेगा, अब ये उतना नहीं कर पा रहा। देखो पहले मैं ऐसा भागा, ये घुस गया, लेकिन अब मैं भाग रहा हूं, लेकिन मेरे को कोई पीछे खींच रहा है, रुक 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 रुक, और मैं ऐसा टकरा रहा हूं। डिफरेंस समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो बेसिकली रियल लाइफ में ये होता है। तो रियल लाइफ में जो मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो होता है पी रियल। अब आप खुद ही देख के बता दो ना, मेरे को स्लाइड चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद बता दो, जो तुम्हारी आइडियल गैस का पार्टिकल है वो बिना किसी अट्रैक्शन के जाके टकरा रहा है, दैट मीन्स ये वाला प्रेशर रियल प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि रियल प्रेशर के अंदर, रियल गैस के प्रेशर के अंदर मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि हम लोगों ने जो PV = nRT नामक इक्वेशन बनाई है, इसमें ये वाला प्रेशर हमने आइडियल प्रेशर ले लिया है,
ये वाला, मतलब हमने ज्यादा वाला प्रेशर ले लिया है। लेकिन असलियत में, हकीकत में, रियल लाइफ में, ओरिजिनल में तो पी रियल चाहिए। क्योंकि अभी इस रूम में मेरी बॉडी पर, मेरे बोर्ड पर, कैमरा पर, तुम्हारे थोबड़े पर, तुम्हारे मोबाइल पर, तुम्हारी टेबल पर, तुम्हारी बुक पर, तुम्हारे खाने की थाली पर, तुम्हारे लैपटॉप की स्क्रीन पर, तुम्हारे घर की छत पर, हर जगह जो गैस प्रेशर लगा रही है वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये वाला लगा रही है, क्योंकि अभी तुमको यही पढ़ाया है। लेकिन वेंडर वॉल क्या बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो जो गैस का मॉलिक्यूल है वो आगे तो आ रहा है दया, लेकिन उसको पीछे से कोई अपनी ओर खींच रहा है, आओ मेरी तरफ आओ। तो वो आके टकरा तो रहा है, लेकिन देखते हुए आ रहा है किसने मुझे आवाज दी, धड़म। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो हमें रियल कुछ करना पड़ेगा। इतना नोट करा तुम लोगों ने? इतना नोट करा? अब इसको कैसे करेंगे देख लो। हमने जो स्लाइड बदलने से पहले आपको कहा था वही चीज यहां पर हमारे सामने आई। मैंने आपको ये सिखाया था कि आइडियल गैस का प्रेशर रियल से ज्यादा होगा। तो अब हम लोग यहां पर क्या करते हैं, अब हम लोग यहां पर एक चीज लिखते हैं कि हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन से गैस का प्रेशर ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन से गैस का प्रेशर ऑब्जर्व कर लेते हैं। हम एक्सपेरिमेंटेशन से गैस का प्रेशर ऑब्जर्व कर लेते हैं। पी डैश हम ये मान के चलते हैं कि जब आपकी गैस के अंदर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पी डैश, और प्रेशर करेक्शन टर्म, मतलब एक्चुअली समझो बात को, जो रियल गैस का जो प्रेशर होगा उसके अंदर हमें कुछ करेक्शन टर्म ऐड करनी पड़ेगी। हमें उसके अंदर कुछ करेक्शन टर्म को ऐड करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो हमारे एक्चुअल प्रेशर के बराबर होगा। ये पी डैश क्या है बेटा? ये पी डैश वो पी डैश है जो आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में इंक्लूड करा। मतलब अभी आप लोग जो ये पी लिख रहे हो, ये पी क्या हकीकत में नहीं, हकीकत में तो हमें ये वाला प्रेशर मिल रहा है। मतलब हम लोग जब क्वेश्चन करने जाते हैं और बोलते हैं लेट द प्रेशर ऑफ द गैस बी 1 atm, तो वो 1 atm तो रियल है, लेकिन आइडियल गैस में तो वो पी डैश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया तुम अपने आसपास जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें आप बैठ के देख रहे हो कि अच्छा ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 0.987 atm है। अच्छा 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 अच्छा, लेकिन क्या ऑक्सीजन आइडियल गैस है? नहीं, वो तो रियल गैस है। मतलब ऑक्सीजन के अंदर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उस अट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जितना प्रेशर लगा सकता था, क्या उतना लगा पा रहा है? नहीं, उससे कम लगा रहा है। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन क्या मांग करती है? आइडियल गैस इक्वेशन ये मांग करती है कि हमारा प्रेशर तो ऐसा होना चाहिए कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बिल्कुल अट्रैक्ट ना करे, और वो मॉलिक्यूल बिना किसी अट्रैक्शन के, बिना किसी बैकवर्ड पुल के पूरी स्पीड में जाकर टकरा जाए। तो हमें उसको सुधार करना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रियल प्रेशर जो हम अभी एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें हम लोग एक करेक्शन टर्म जोड़ देते हैं। वो करेक्शन टर्म के जुड़ते ही आपके रियल गैस के प्रेशर में थोड़ा सा करेक्शन टर्म जुड़ते ही आपको मिल जाएगा पी डैश। पी डैश इज द प्रेशर व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अब आप इस पी डैश को यहां पर आइडियल गैस के अंदर रखोगे तो आपकी ऑक्सीजन गैस का प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो हमें प्रेशर के अंदर करेक्शन टर्म को जोड़ना पड़ेगा। अब कैसे जोड़ेंगे सर? करेक्शन टर्म कहां से आएगी, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? देखते हैं। देखो मेरी बात सुनो। As the number of molecule per unit volume increases, the force of attraction with molecule are pulled behind, है ना, and more pressure will decrease। इसका मतलब क्या समझो, अगर मान लो मेरे पास में एक चेंबर में 3 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल जाकर वॉल से टकरा रहा है, इस मॉलिक्यूल को पीछे खींचने के लिए 2 मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। लेकिन अगर मैं हमारे चेंबर के अंदर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल बढ़ा दूं, तो अब ये मॉलिक्यूल इधर जाके टकराना चाहता है, लेकिन अब इसको अट्रैक्ट करने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4-4 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। मतलब जैसे जैसे आप
मॉलिक्यूल्स बढ़ाओगे पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, अगर ये भी 1 मीटर क्यूब है, ये भी 1 मीटर क्यूब है, तो अगर आपने गिवन वॉल्यूम में गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड बिहाइंड विल इंक्रीज। यानी पहले इस मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल पुल कर रहे थे, लेकिन अब इस मॉलिक्यूल को 4 मॉलिक्यूल पुल कर रहे हैं, और इस वजह से मोर प्रेशर विल डिक्रीज, मोर प्रेशर विल डिक्रीज। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये पार्टिकल, जब इसको सिर्फ 2 ही पार्टिकल खींच रहे थे, यहां पर प्रेशर ज्यादा लग पाएगा, लेकिन अब क्योंकि इसको 4 पार्टिकल खींच रहे हैं, यहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स आपको यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो आपकी करेक्शन टर्म होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे आपका रियल प्रेशर उतना कम होगा, आपका रियल प्रेशर उतना कम होगा। तो हमें करेक्शन टर्म को उतना बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं P डैश को मैच कर सकूं। इमेजिन करना, अगर मेरे पास में 10 मॉलिक्यूल है और रियल प्रेशर 0.80 atm है, तो मुझे करेक्शन टर्म 0.20 करनी पड़ेगी ताकि मेरा 1 atm प्रेशर आ जाए आइडियल गैस जितना। लेकिन अब मान लो मेरे पास में 100 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो 100 मॉलिक्यूल्स होने की वजह से मेरा प्रेशर कम हो गया, तो अब मुझे करेक्शन टर्म को बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि मेरा प्रेशर 1 atm मेंटेन रहे। तो प्रेशर को करेक्शन करने वाली टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ेंगे तुम्हारी करेक्शन टर्म भी बढ़ती जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? समझे? आगे बढ़ते हैं ना, और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, अब इसको यहां पर समझने की कोशिश करना। एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेस, the value of pressure correction term increases. Thus, the number of molecules striking the wall of the container depending on the presence of number of molecules in a unit volume. भाई मुझे एक बात बताओ, मेरी बात समझना। तुम्हारे पास में चेंबर है, इस चेंबर में तुम्हारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये गैस का मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर से जाके टकरा रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको पीछे की ओर खींच रहे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल इसको पीछे की ओर खींच रहे हैं। तो क्या एक अकेला मॉलिक्यूल बहुत सारा प्रेशर लगा पाएगा? नहीं। तो हम लोग ये भी चाहेंगे कि ना सिर्फ ये मॉलिक्यूल बल्कि ये सारे मॉलिक्यूल्स जाकर वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएं ताकि हमारा प्रेशर बढ़े। तो यहां पर प्रेशर को करेक्ट करने के लिए हम ये भी चाहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस ज्यादा हो। तो हम लोगों ने पिछले में पढ़ा दैट प्रेशर करेक्शन टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और यहां पर हमने पढ़ा कि प्रेशर करेक्शन इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। पहले वाले केस में हम देख रहे थे कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको उतना पीछे खींचेंगे, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उसको उतना पीछे खींचेंगे, तो हमको उतना ज्यादा प्रेशर करेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर भी तो सेम पॉइंट है कि भैया जितने ज्यादा तुम्हारे मोल्स होंगे गैस के, जितने ज्यादा तुम्हारे गैस के मोल्स होंगे, ये अकेला उतना ज्यादा प्रेशर लगा नहीं पाएगा। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा प्रेशर लगाने के लिए हम चाहेंगे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा n। सो देयरफॉर इन्होंने दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया, तो PC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? n स्क्वायर हो गया, यानी नंबर ऑफ मोल्स का स्क्वायर हो गया। अब हम लोग सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय n? अब यहां पर मैं n को मैं एक बार मेरे स्लाइड में भी चेक कर लेता हूं, दैट इज n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, so n dash will become n upon v, where what is n? n is number of moles of gas and v is the volume, यानी एक गिवन वॉल्यूम के अंदर तुम्हारी गैस के कितने मोल्स हैं। तो क्योंकि यहां पर ये n स्क्वायर के बराबर है तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर।
अब आप यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो तो आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी प्रेशर करेक्शन टर्म इज इक्वल टू ए, वेयर ए क्या है, ए इज वेंडर वॉल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे कि आप कैसी गैस यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप O2 पर कर रहे हो तो भैया O2 एक ऐसी गैस है जिसका डायपोल मोमेंट कम होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, मतलब ये नॉन पोलर गैस है, तो इसके ए की वैल्यू कम होगी। लेकिन अगर आप यहां पर ऑक्सीजन की जगह लेट्स इमेजिन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा, यहां पर HCl के मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, देयरफॉर यहां पर ए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप कौन सी गैस यूज कर रहे हो उस पर ए की वैल्यू डिपेंड करेगी, मल्टीप्लाई बाय n² अपॉन v²। तो ये है तुम्हारा प्रेशर का करेक्शन टर्म, ये हो गया आपके प्रेशर का करेक्शन टर्म। क्या है बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? इसको जरा नोट कर लो। ये n² कैसे आया, समझ में आ गया? ये दो चीजों से आया। पहला कि आपके गैस में जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्राइकिंग पार्टिकल जो कि वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा रहा है उस पर बैकवर्ड पुल आएगा और वो उतना लेस प्रेशर क्रिएट करेगा, इसलिए हमें प्रेशर करेक्शन टर्म बढ़ानी पड़ेगी, हमें पी करेक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल तुम्हारी वॉल पर स्ट्राइक करेंगे उतना ज्यादा तुमको प्रेशर करेक्शन टर्म बढ़ाना पड़ेगा। भाई चाहिए ना हमको ज्यादा करेक्शन टर्म बढ़ाने के लिए, हमको प्रेशर बढ़ाने के लिए हमको मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। मैं हाथ से प्रेशर तो बढ़ाऊंगा नहीं, तो दोनों ही कंडीशंस में मुझे नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत है, तो मैंने n² कर दिया। पहले केस में n, दूसरे केस में भी n, तो दोनों को मैंने करेक्शन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों को मैंने मल्टीप्लाई मतलब n इंटू n कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमें प्रेशर करेक्शन टर्म तो हो गई। अब हम लोग चलते हैं हमारे वॉल्यूम करेक्शन टर्म की तरफ। नाउ गाइस, वॉल्यूम करेक्शन टर्म क्यों करना पड़ा? भाई इसी का तो सबसे ज्यादा झगड़ा हुआ था। अभी ये बोलते हैं कि भाई जो तुम्हारा वॉल्यूम टोटल रूम का वॉल्यूम है वही मान के आगे बढ़ जाओ, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि गैस को जब मैं प्रेशराइज करके जब मैं गैस को कंप्रेस करता हूं तो एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद गैस के मॉलिक्यूल और एक दूसरे में नहीं घुसते, जबकि वो एक दूसरे कोलॉइड करके रिपेल करके दूर चले जाते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल को आप कभी भी पॉइंट मास नहीं मान सकते, वो मॉलिक्यूल भले ही बहुत छोटा होगा लेकिन उसका अपना खुद का कुछ वॉल्यूम होगा। सो देयरफॉर हम लोग यहां पर रियल गैस ऑक्यूपाइज कंसिडरेबल वॉल्यूम। ठीक है, सो यहां पर आप देखेंगे दैट फ्री वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ द गैस, नहीं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। समझो अभी क्या हुआ, अभी मैंने बोल दिया कि ये मेरा रूम है, अभी मेरा ये रूम है और ये रूम में जो वॉल्यूम है, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम मेरी गैस का भी है। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं, गैस के पार्टिकल्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो हमें यह करना पड़ेगा कि जो आपके कंटेनर का वॉल्यूम है उसमें से गैस के वॉल्यूम को हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें गैस के मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हमें ओरिजिनल वॉल्यूम पता चलेगा, तब जाकर हमें एक्चुअल फ्री वॉल्यूम पता चलेगा कि इस रूम में फ्री वॉल्यूम कितना। अभी मैंने बोल दिया कि इस रूम का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको क्या लगा कि अरे वॉल्यूम सर ने 100 सेंटीमीटर क्यूब बोल दिया, मतलब इस रूम का टोटल वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब में यूज कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? जब इसके अंदर कोई गैस का मॉलिक्यूल ना हो या गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम हो वो नेग्लिजिबल हो। लेकिन हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि हर गैस का अपना खुद का कुछ वॉल्यूम होता है और हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे कि इस रूम में हर मॉलिक्यूल का अपना खुद का कितना वॉल्यूम है मल्टीप्लाई बाय गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो उससे आपको गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे कि भैया वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब और गैस का खुद का वॉल्यूम कितना निकला, मान लो 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में से 2 माइनस कर दे तो अब आपके पास में यूजेबल जो वॉल्यूम है
वो 98 सेंटीमीटर क्यूब ही है, लेकिन अभी तक आप कितना मान के चलते थे, आप तो 100 मान के चलते थे। तो आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन में ये भी एक फर्क आ गया। समझ में आ गई बात। नाउ इफ B इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एंड N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो ये तुम्हारी करेक्शन टर्म हो गई। वेयर V डैश इज द फ्री वॉल्यूम, V is the volume of the container, N is the number of moles of gas, and B is the volume of the individual gas। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत? प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है? देख लो इसको अच्छे तरीके से। नाउ ऐसा माना जाता है कि जो तुम्हारी रियल गैस है वो बड़ी है, जो तुम्हारी रियल गैस है वो बड़ी है। तो अगर इमेजिन करो कि ये मेरी रियल गैस का मॉलिक्यूल ए है और आप इस मॉलिक्यूल के ऊपर बैठ जाओ, जैसे हम लोग हमारी अर्थ पर बैठे, तो अब क्या हमें हमारी अर्थ घूमती हुई दिखती है? नहीं, हमें अर्थ के चारों ओर चीजें घूमती हुई नजर आ रही है। तो मैं इमेजिन करूंगा कि इस ए नाम के मॉलिक्यूल से एक बी नाम का मॉलिक्यूल टकरा रहा है। कभी इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, फिर इधर टकराया, मतलब वैसे वो क्या कर रहा है, बार बार टकरा रहा है। और आप लोग जानते हैं भाई n नंबर ऑफ कोलिशंस होते हैं, तो ये B नाम का मॉलिक्यूल बार 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 आकर टकराया जा रहा है, टकराया जा रहा है, टकराया जा रहा है, टकराया जा रहा है। ये देखो टकराया जा रहा है, ये देखो ये इस प्रकार आकर टकरा रहा है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ये ऐसा होता है, रियल में ऐसा होता है। लेकिन आइडियल कंडीशन में पता है आप लोग क्या मानते हो? आप लोग आइडियल कंडीशन में ए को तो आपने एक पॉइंट मास माना था, इस ए नाम के मॉलिक्यूल को आपने पॉइंट मास माना था, और जो बी नाम वाला मॉलिक्यूल है आपने उसको ही पॉइंट मास माना था। तो एक्चुअली क्या होता है, आप आइडियल गैस में मानते हो कि ये बी नाम वाला पार्टिकल आया और यहीं से रिपेल करके चला गया, वो आया और यहीं से रिपेल करके चला गया, वो आया और यहीं से रिपेल करके चला गया, वो आया और यहीं से रिपेल करके चला गया, वो आया और यहीं से रिपेल करके चला गया, आया और यहीं से 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 चला गया, आया और यहां से चला गया, आया और यहां से चला गया, ऐसा करा। तो ये जो एरिया है, मतलब कि रियल लाइफ में आपका ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल यहां पर आकर टकरा रहे हैं रियल लाइफ में। लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से तो आप देखो कि आपका मॉलिक्यूल एक पॉइंट मास है, आपका मॉलिक्यूल तो एक पॉइंट मास है, मतलब ये मॉलिक्यूल रियल में तो दोनों यहां पर आकर टकराएगा और पप्पी ले ली एक दूसरे की। लेकिन जब आप इसको आइडियल गैस की नजरों से देखोगे, यहां पर ये न्यूक्लियस नहीं है, समझना, ये मॉलिक्यूल गैस का रियल मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। आप तो क्या बोलते थे कि गैस का मॉलिक्यूल एक पॉइंट मास है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हमने अभी देखा कि नहीं, गैस का मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है और उसका अपना खुद का कुछ इतना बड़ा वॉल्यूम है। तो जब दो बड़े मॉलिक्यूल आकर टकराएंगे तो इनका कोलिजन यहां आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने यहां दिखाया कि ये मॉलिक्यूल आकर टकराया भड़म, फिर टकराया भड़म, भुड़ुम भुड़ुम, ये टक्कर हो रहा है। लेकिन रियल में ऐसा हो रहा है। लेकिन जब आपने आइडियल गैस इक्वेशन को कंसिडर किया था, जब आपने आइडियल गैस वॉल्यूम माना था, तो आपने बोला था कि मेरा ये जो मॉलिक्यूल है ये इतना बड़ा है ही नहीं, मेरा मॉलिक्यूल तो इतना बड़ा है, और मेरा दूसरा मॉलिक्यूल भी इतना बड़ा है ही नहीं, वो तो इतना बड़ा है। तो जब रियल में ये दोनों मॉलिक्यूल यहां पर इस पॉइंट पर आकर टकराए, आप यहां पर देखो कि आइडियल गैस के हिसाब से तुम्हारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कितनी दूरी पर है अभी, मतलब आइडियल गैस के हिसाब से टकराए ही नहीं है। आइडियल गैस के हिसाब से ये टकराए नहीं, क्योंकि आइडियल गैस क्या बोलता है कि ये तो पॉइंट मास है। तभी तो मैंने बोला था कि ये ए नाम का मॉलिक्यूल यहां पर है और बी नाम का मॉलिक्यूल आया, ये यहां आया और यहीं से वापस चला गया।
तो ये यहीं से वापस क्यों चला गया, ये इतनी दूरी से वापस क्यों चला गया, क्योंकि आइडियल गैस के हिसाब से तो ये पॉइंट मास है और ये दूसरे के इतने नजदीक आ ही नहीं पा रहा है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? सो बेसिकली इसके ये वाले पॉइंट से जब इनका कोलिजन हो रहा है, जब रियल में आपके रियल गैस जब एक दूसरे भुड़ुम से टकरा रही है, तब आइडियल गैस के हिसाब से आपके गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से एस डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से यहां का डिस्टेंस एस है। और जब आप इस मॉलिक्यूल को इसके आसपास ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आपने इतना वॉल्यूम तो एक्सक्लूड कर दिया था, आपने इतना वॉल्यूम तो छोड़ ही दिया। मतलब रियल में जो टकराव हो रहा है वो जब तुमने आइडियल गैस में माना तो तुम तो यहीं तो चले गए। मतलब असलियत में आपको यहां तक जाना था और टकराना था, वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करना था, लेकिन आप यहां तक आए और यहीं से चले गए, तो ये वॉल्यूम आपने छोड़ दिया। तो हमें वॉल्यूम को भी करेक्शन करना पड़ेगा, हमें इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का भी कुछ करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? क्या ये चीज समझ में आ रही है अच्छे तरीके से? पक्की बात? ग्रेट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये चीज ध्यान से अगर देखें, अगर हम इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करें कि मान लो बायमॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा है। मैं इस इक्वेशन को यहां पर क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया इसमें, लेट मी करेक्ट इट। ओके, नाउ मेरे प्यारे बच्चों, अगर बायमॉलिक्यूलर कोलिजन, बायमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से अगर कोलॉइड कर रहे हैं, देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर ऑफ द रेडियस रिप्रेजेंट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल एज शोन इन द फिगर। क्या बोल रहा है ये कि जब बायमॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये, जब एक दूसरे से ये कोलॉइड हो रहे हैं, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर ऑफ द रेडियस रिप्रेजेंट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मतलब इस का मैंने यहां से गोला बना दिया तो मैंने कहा था ये तुम्हारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है? ये वाले ये इसका और इसके बीच का डिस्टेंस, इसको मैंने एस ले लिया था। मैंने क्या ले लिया था? इसको एस ले लिया था। तो एस क्या था? ये वाले का और ये वाले का डिस्टेंस। अब अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा रेडियस। भाई ये रेडियस भी तो है। मैंने क्या करा था, ये इसका पॉइंट मास डिस्कस कर लिया था, लेकिन रियल साइज इसका इतना है। तो सेंटर मास से, सेंटर से पॉइंट मास का डिस्टेंस हो गया आर। तो आर इज द रेडियस। दैट मीन्स कि अगर आपके मॉलिक्यूल का मुझे रेडियस पता चल जाए तो मुझे यह पता चल जाएगा कि मैंने कितना वॉल्यूम छोड़ दिया। डायग्राम फिर से समझाता हूं। आपकी ये पॉइंट मास है और आपका ये पॉइंट मास है। ये आपका पहला मॉलिक्यूल, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल, ये रियल मॉलिक्यूल है। रियल मॉलिक्यूल यहां पर आकर कोलॉइड कर गए, ये इनका कोलिजन हो गया, कोई परेशानी कोई दिक्कत। लेकिन आइडियल गैस की नजरों से, आइडियल गैस की नजरों से तो ये पॉइंट मास है, तो ये आइडियल गैस की नजर है, ये आइडियल गैस है। आइडियल गैस बोल रहा है कि अभी तो ये दोनों इतनी दूरी पर है एक दूसरे से और ये यहीं से टक्कर, ये यहीं से पास में आके चले जाएंगे। मतलब जैसे अभी ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराए और टकरा के अभी दूर निकल गए, मतलब दोनों टकराए और टकरा के से दूर निकल गए, टकरा के दूर निकल गए। लेकिन आइडियल गैस क्या बोलता है कि ये इतने डिस्टेंस पर रहेंगे, एस डिस्टेंस पर रहेंगे और टकरा के दूर निकल जाएंगे, टकरा के दूर निकल जाएंगे। ठीक है, तो आइडियल गैस ने क्या कंसीडर किया था कि तुम्हारा मॉलिक्यूल का कोई मास नहीं होता, मॉलिक्यूल का कोई वॉल्यूम नहीं होता, वो पॉइंट मास होते। तो पॉइंट मास एक दूसरे से कोलिजन होने के बावजूद एस डिस्टेंस पर है। नाउ अगर मैं ये देखूं कि भैया हमने कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड करा, तो बस मैं इसको एक ऐसा गोल बना लूं, मैं बस इसको एक ऐसा गोल बना लूं तो मुझे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में पता चल जाएगा। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है क्या? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इन दोनों मॉलिक्यूल्स का रेडियस है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, अगर मैंने इस डॉट डॉट लाइन को एक्सटेंड करा तो डॉट डॉट लाइन का मैक्सिमम पॉइंट कहां आ रहा है? ये रेडियस इसका। और अगर मैं इसको यहां से बनाऊं, अगर मैं इसको यहां से बनाऊं
तो ये इसका रेडियस आ रहा है। मतलब कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और कुछ नहीं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आपके हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का रेडियस है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ है ही नहीं वो। सो मुझे एक बात बताओ, इस हिसाब से आपका जो वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर दीज टू मॉलिक्यूल्स, ये दो मॉलिक्यूल्स के लिए कौन सा वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है? ये स्फीयर वाला। ये स्फीयर और ये स्फीयर के बीच में जो डिस्टेंस है एस, इसको अगर मैं आधा कर लूं आर, तो ये वॉल्यूम इसके लिए और ये वॉल्यूम इसके लिए अवेलेबल ही नहीं है टकराने के लिए। आइडियल गैस के हिसाब से इतना डिस्टेंस तो इनके बीच में रहेगा, और क्योंकि आपका मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता है, हम इसका वॉल्यूम क्या दे सकते हैं? 4/3 पाई। अब देखो, इसका रेडियस आर और इसका रेडियस आर, तो टोटल क्या हो गया? 2r। तो पाई 2r का क्यूब, यानी कितना हो गया? 4/3 पाई 8r क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर द कोलिजन। कोलिजन के वक्त आइडियल गैस के हिसाब से जो हम लोगों ने यहां पर ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम छोड़ा है, ये कितना है? 4/3 पाई 8r क्यूब। लेकिन अगर मैं ये देखूं तो ये दो मॉलिक्यूल्स के लिए, एक इसके और इसके बीच का रेडियस r और r 2r, ये इसका। लेकिन अगर मैं एक मॉलिक्यूल के लिए निकालूं तो ये दो मॉलिक्यूल के लिए आया, तो आप इसको लिख लो 8 × 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 4, तो इट विल बिकम 4 × 4/3 पाई r क्यूब। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को प्लीज नोट करें। दिस इज द वॉल्यूम विच इज अनअवेलेबल फॉर वन मॉलिक्यूल। अब आपको बस मॉलिक्यूल का रेडियस पता लगाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आइडियल गैस होती है उसमें कितना वॉल्यूम हम छोड़ देते हैं पर मॉलिक्यूल। समझ में आ रही है बात? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत माइनर सा कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपने इसको इमेजिन कर लिया तो सच कह रहा हूं मजा आ जाएगा। तो रियल गैसेस जो मैंने ब्लू से बनाई है, रियल गैस तो आपस में धड़ाम से कोलॉइड कर जाती है, लेकिन जो तुमने आइडियल गैस में माना, आइडियल गैस में ये पॉइंट मास होता है, तो ये एस डिस्टेंस से ही वापस से डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, पलट के चले जाते हैं। तो आपने कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड कर दिया? आपने वॉल्यूम एक्सक्लूड कर दिया इसका आर और इसका आर, और दोनों क्योंकि स्फेरिकल है तो हमने स्फेरिकल वाले वॉल्यूम का फॉर्मूला कर दिया 4/3 पाई r क्यूब। समझे? बहुत बढ़िया। जिनको समझ में आ गया बहुत बढ़िया। अगर नहीं भी समझ में आया हो, अगर आप लोगों को नहीं भी समझ में आया हो, तो जस्ट राइट डाउन योर प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन में। आपको फिर से ये वीडियो शूट करके 1000 बार बताऊंगा, 1,00,000 बार बताऊंगा, लेकिन आपको बताऊंगा, बस आपको मुझे बताना है कि सर मुझे कहां पर दिक्कत आ रही है। ठीक है? नाउ अगर मान लीजिए आपको 1 मोल गैस के लिए निकालना हो, तो नाउ गाइस बी, व्हाट इज बी? बी इज कॉल्ड एज वेंडर वॉल कांस्टेंट। बी क्या है आपका? बी है आपका वेंडर वॉल कांस्टेंट। और वेंडर वॉल कांस्टेंट कैसे निकल आता है? बी इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि आपके पास में 1 मोल गैस है, तो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना था जो हमने एक्सक्लूड करा? 4 × 4/3 पाई r क्यूब। ये एक मॉलिक्यूल का, ये आपने एक मॉलिक्यूल का एक्सक्लूड करा था वॉल्यूम। अब तुम्हारे पास में कितने मॉलिक्यूल है? एवोगैड्रो 1 मोल के लिए तो 6.022 × 10⁻23 होंगे। मान लो 10 है, 50 है, करोड़ है, कितना है, तो वो हो जाएगा। तो आपका वॉल्यूम करेक्शन हो जाएगा V इज इक्वल टू BN। वॉल्यूम करेक्शन क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय N। क्या ये चीज क्लियर हो गई? B मल्टीप्लाई बाय N। तो V इज द वॉल्यूम विच इज करेक्टेड, B आपका वेंडर वॉल कांस्टेंट, एंड N इज बेसिकली योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो अब आप जब PV इज इक्वल टू nRT लिखते हो, तो इसको जरा करेक्शन टर्म में लिखो। भाई प्रेशर का करेक्शन टर्म क्या था मेरे प्यारे बच्चों? प्रेशर का करेक्शन टर्म क्या था? P प्लस AN² अपॉन V², क्योंकि आपका करेक्शन टर्म था, दिस इज P करेक्टेड। याद करो मैंने आपको सिखाया था प्रेशर में, दैट P डैश इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द रियल गैस प्लस करेक्शन टर्म, प्लस करेक्शन टर्म। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर ऑफ द रियल गैस को मैं P मान लूं, और करेक्शन टर्म क्या था? AN² अपॉन V²। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल प्रेशर हो गया। तो जो तुम्हारा PV इज इक्वल टू nRT में जो प्रेशर लिखना है वो हो जाएगा P प्लस AN² अपॉन V²। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू BN।
वॉल्यूम क्या हो गया करेक्शन टर्म, V इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, या आप इसको ऐसा लिख लो, B क्या है, N है मल्टीप्लाई बाई ये, तो B इंटू एन। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आपका फ्री वॉल्यूम इज द वॉल्यूम माइनस आपके वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, तो ये हो जाएगा V माइनस बी एन, V माइनस बी एन। ये देखो ये बी एन हो गया, और तुम्हारा जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वो दैट विल बी इक्वल टू V डैश विल बी इक्वल टू V माइनस बी एन। तो यहां पर आप वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे, V माइनस बी एन इज इक्वल टू एन आर टी। तो दिस इज योर रियल गैस इक्वेशन, ये है मेरे प्यारे बच्चों आपकी रियल गैस इक्वेशन। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, दिस इज योर रियल गैस इक्वेशन। इस प्रकार आप लोग रियल गैस इक्वेशन निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्लीज इसको जरा अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, और हर जगह यहां पर जो n है दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो गाइज विद दिस आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को हमने करेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ रियल गैस इक्वेशन। अब अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट कोई परेशानी आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस वीडियो को वापस शूट कर दूंगा, मैं इसको 10 बार समझाऊंगा, 1000 बार समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा बार बार। तो जरा इसको ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता दो, सो दैट वी कैन मूव, सो दैट वी कैन टॉक मोर एंड मोर अबाउट द डिविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। हम इस पर न्यूमेरिकल होगा तो जरूर करेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।